हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम न्यू लाइट पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलयन। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो विलयन, इसको ऐसे समझो, दो या दो से अधिक अवयव। अब दो अवयव कुछ भी हो सकते हैं आपके, पानी, चीनी। उदाहरण के तौर पर जैसे शरबत है, शरबत एक विलयन है। विलयन क्योंकि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण बोला है। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें हर जगह संघटक उपस्थित एकदम सेम हो, बराबर मात्रा में उपस्थित हो। जैसे हम लोग शरबत लेते हैं, शरबत में हम लोग एक चम्मच से लेंगे गिलास में से, वो भी मीठा होगा। एक कप लेंगे तो वो भी मीठा होगा। ठीक है, तो वही है समांगी मिश्रण, मतलब हर जगह जो भी है एकदम बराबर होना चाहिए। शरबत घोर लो, नींबू पानी ले, हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे सब्जी है, तो सब्जी में क्या है, अगर ऊपर से रखेंगे तो सब्जी का जो रस होता है तो वो रहेगा। अगर नीचे से लेंगे तो नीचे, जैसे आलू की सब्जी है तो नीचे आलू रहना है, तो वो विलयन नहीं कहलाएगा, वो एक मिश्रण होगा आलू और उसमें जो कुछ भी पड़ा होता है। तो विलयन आप लोग समझ रहे होंगे कि दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखो विलयन किससे मिलकर बनता है? विलायक दो चीजों से मिलता है, मिलकर बनता है, विलायक और विलेय। यही दो हैं जो कि विलयन को बनाते हैं। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे विलयन, विलेय धन विलायक इक्वल टू विलयन। तो समांगी मिश्रण में जो या दो से अधिक अवयव होता है, तो समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई विलयन है और उस विलयन हम लोग देखेंगे कि उस विलयन में सबसे ज्यादा क्या है। जैसे हम लोग शरबत को लेते हैं, शरबत में क्या क्या हम लोग डालते हैं? चीनी डाल ली, पहले चीनी पानी है। ठीक है, तो चीनी और पानी में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पानी। तो यहाँ पर हमारा पानी विलायक हो जाएगा। विलायक, तो विलायक हो गया। तो विलायक तो अब हमको पता लग गया कि पानी है, क्योंकि चीनी और पानी में से पानी ज्यादा है तो पानी विलायक हो गया। अब बात आती है विलेय क्या होता है। तो समांगी मिश्रण में विलायक के अतिरिक्त सभी अवयव विलेय कहलाते हैं। हमारा कोई भी विलयन है जिसमें विलायक, तो हमने डिसाइड कर लिया है कि पानी है, शरबत में हमारा पानी तो हो गया विलायक। अब बचा क्या है पानी के अलावा? चीनी। तो चीनी हमारी हो जाएगी विलेय। ऐसा इसमें लगा कि समांगी मिश्रण में विलायक के अतिरिक्त सभी अवयव विलेय कहलाते हैं। तो चीनी तो अब हमारी हो जाएगी विलेय। ठीक है, तो चीनी हो गई विलेय और पानी हो गया हमारा विलायक। अब ऐसे नींबू पानी, मान लो किसी ने नींबू डाल दिया, जैसे मान लो हमने बनाया एक शरबत, उसमें हमने चीनी डाली, नींबू डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो उसमें हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है? पानी। तो पानी हो जाएगा विलायक। विलायक के बाद उसमें क्या बचा है? चीनी बची, नींबू बची और नमक। तो चीनी, नींबू, नमक, ये तीनों आपके विलेय कहलाएंगे, ना कि कुछ और। ये तीनों आपके विलेय कहलाएंगे और विलायक आपका पानी ही रहेगा। जो सबसे अधिक होगा विलायक ही रहेगा। एक चीज याद रखिए कि विलायक एक ही होगा, विलेय आपके एक, दो, तीन, चार या एक, इससे ज्यादा जितने चाहे उतने हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक ही चीज होगा। तो विलयनों के कुछ प्रकार हैं, जैसे गैसीय विलयन है। अब इसमें देखिए विलेय और विलायक अलग अलग करके मैंने इसको लिखा है। ये आपको एनसीईआरटी किताब में भी मिल जाएगी। और हाँ, एनसीईआरटी तो आपको अवश्य ही पढ़नी है, बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं होता है, खासकर बोर्ड्स में। तो पहला प्रकार आता है गैसीय विलयन, जिसमें हम लोगों का विलायक जो होगा वो गैस होगा। जैसे पहला है, इसमें गैस ही विलेय है और गैस ही विलायक, गैस में घुल रही है। इसका एक उदाहरण है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। नाइट्रोजन भी गैस है आपकी और ऑक्सीजन भी गैस है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण आपका हो जाएगा गैसीय विलयन। अब देखो लिखा है द्रव और गैस, तो ये द्रव है आपका और ये गैस है। द्रव जब गैस में मिलेगा तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन के गैस में स्थित क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl या फिर, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म है वो नाइट्रोजन में घुलेगा। जब नाइट्रोजन में घुलेगा तो क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड होता है, मतलब द्रव, और जब नाइट्रोजन है आपकी गैस है। तो जो जब द्रव
गैस में घुलेगा। तो इसीलिए कहा कि विलेय आपका विलायक में घुल रहा है तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। अब आगे जाता है कि हम लोग ठोस को गैस में, इसका तो देखो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, जैसे कपूर होता है आपका वो नाइट्रोजन में घुल जाता है। इसका एक और आता है कैम्फर, वो हायर क्लास में। अब देखो द्रव विलयन, ये गैसी विलयन थे जिसमें हमारा विलायक गैस था। विलायक गैस था तो गैस की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि विलायक वही होता है जो गैस जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो गैसी विलयन में गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है तो गैसी विलयन, द्रव की मात्रा ज्यादा हुई तो द्रव विलयन, ठोस की मात्रा ज्यादा हुई ठोस विलयन। तो आगे आ रहा है द्रव विलयन। जैसे इसमें हमारा विलेय गैस है, विलायक द्रव है, तो गैस द्रव में घुलेगा, द्रव में गैस घुल रही है, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ये एक कॉमन सा एग्जांपल है जिसको भी हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है H2O से बनकर बना होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है जिसका कि कुछ जलीय जीव करते हैं, मछली वही अपने फेफड़ों के द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती है। तो वही है कि गैस जो है द्रव में घुली है, तो पानी सबसे ज्यादा है द्रव, लेकिन जल में ऑक्सीजन घुली हुई है, तो जल ज्यादा है तो जल तो द्रव ही विलयन हो गया, या द्रव विलयन कह लो इसको, द्रव ही द्रव में घुल जाए। ये इसके तो बहुत सारे हैं, इसका एक उदाहरण बहुत सारे हैं, आप लोग को भी पता है। इसमें मैंने लिखा है जल में घुली एथेनॉल, ये एक टाइप का एल्कोहल है, वो नहीं है, मतलब जो आपका केमिस्ट्री में आता है वो है एथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, तो वो एथेनॉल पानी में घुल जाए। या फिर जैसे आप लोग पानी लो, पानी में थोड़ी सी 2 बूंद किसी रंग की डाल दो तो जो रंग होगा वो भी द्रव होगा, और पानी तो है ही द्रव। और ठोस का द्रव में घुलना, जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज, इसका उदाहरण तो शुरुआत में ही मैंने लिया था कि चीनी का पानी में घुलना। अब देखो अब आता है ठोस विलयन। अब ये थोड़ा सुन के अजीब लगे कि ठोस विलयन भी होते हैं, हाँ होते हैं, जिसमें ठोस की मात्रा ज्यादा होती है वो ठोस हो जाते हैं। अब देखो गैस का ठोस में घुलना, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम आपका ठोस होता है जिसमें हाइड्रोजन घुल जाती है। और द्रव का ठोस में तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, द्रव पारा होता है जिसको कि एक धातु के रूप में होता है, इसको अपवाद भी कहा जाता है। कि फिर ठोस का ठोस में तांबे का सोने में, जिसका अधिकतम यूज सोनार लोग करते हैं। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ये आपको इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, ताकि 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है कि गैसी विलयन का एक उदाहरण लिखिए, या फिर पूछ ले कि जिसमें गैसी विलयन का उदाहरण लिखिए जिसमें विलेय गैस है तथा विलायक गैस है, या फिर बोल दे कि विलेय द्रव तथा विलायक ठोस है, उसका एक उदाहरण लिखिए। तो इस तरह से अगर आपको याद होगा तो हो जाएगा। और ये आपको NCERT में भी ये पूरा अच्छा सा टेबल बना हुआ मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब बात आती है सांद्रता क्या है। पहले हम लोग समझते हैं सांद्रता क्या है। सांद्रता मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित उस किसी भी अवयव के होने की मात्रा को दर्शाती है। कि मान लो जैसे हमने शरबत बनाया, मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसमें लगभग 250 ग्राम मान लो चीनी घोल दी, तो जो 250 ग्राम चीनी का 1 लीटर पानी में घुलना, तो उसको हम लोग किस तरह से व्यक्त करेंगे, वही सांद्रता होती है। अब इसको कई तरह से व्यक्त करते हैं, जिसमें पहला आता है का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको वेट बाई वेट परसेंट या मास परसेंट बोलते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थात ये है कि जैसे जितना भी द्रव्यमान हमें दिया गया है विलयन का, विलयन के दिए गए द्रव्यमान में कितना कोई भी अवयव उपस्थित है। अवयव मतलब आपका वो विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, किसी भी दोनों में से किसी भी अवयव का। अब विलेय आपके 1 से या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उनका आपका अलग अलग बदल जाएगा कि ये वाला विलयन इतना है तो इसका अवयव ये हो जाएगा। या फिर कोई बोल दे दूसरा विलयन है तो दूसरा विलयन बोला है तो उसका दूसरा हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको कहा गया कि 2 ग्राम आपका O2 गैस है, 8 ग्राम पानी H2O में घुली,
तो O2 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो 2 ग्राम O2 गैस में घुली हुई O2 का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसका सूत्र हमें ये होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सूत्र है। सूत्र क्या है? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब जिस अवयव का हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसके लिए है वो आपका ये, इसमें जैसे इस सवाल में दिया गया पानी का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, जिसका चाहे। तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग जानते हैं उसका अनुपात लेके 100 से गुणा कर देते हैं। यही इसमें करेंगे। क्या है? O2 का द्रव्यमान पूछा है तो हम क्या करेंगे? O2 का प्रतिशत बताओ। तो क्या है? विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, तो इसमें हमारा अवयव कौन सा है? O2 का निकालना है, तो O2 हमारा अवयव हो जाए। O2 कितना है? 2 ग्राम, तो हम लिख दें ऊपर 2 बटे 8 ग्राम H2O। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 8 ग्राम आपका ये H2O है, 2 ग्राम O2 है, तो 8 कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 ग्राम, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 गुणा 100। यहाँ से आपका आ रहा है कुल 20%। अगर आपसे कहा जाए कि H2O का प्रतिशत निकालिए, H2O के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे H2O में विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, H2O को निकालना है, तो H2O कितना उपस्थित है हम लोगों के विलयन में? 8 ग्राम, तो हम लोग 8 ग्राम को ऊपर लिख लेंगे बटे विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 8 ग्राम ये है, 2 ग्राम ये है। जब दोनों लोग घुल जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा तो 8 और 2 10 ग्राम हो जाएगा गुणा 100। ये आपका हो गया 80%। अब अगर इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो वही 100% आ रहा है, जो कि आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज का अवश्य ध्यान रखना है, अगर ये ग्राम में दिया है तो ये भी आपका ग्राम में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कहा गया कि 2 ग्राम O2 आपकी 1 kg या फिर 1 किलोग्राम दिया जाए, यहाँ ले दें। जैसे मान लो 8 ग्राम O2 को अगर हम 2 kg H2O में घोल रहे हैं, अब देखो 8 ग्राम O2 है ये और ये 2 kg H2O है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ किलोग्राम में है तो या तो इसको किलोग्राम में बदल लो, अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदल लो, तो ये इजी पड़ेगा कि आप लोग इस 2 किलोग्राम को ग्राम में बदल लें। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 ग्राम। अब O2 का परसेंटेज निकालना है, तो O2 का परसेंटेज हम लोग लिखेंगे, O2 का अवयव का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम बटे कुल कितना हो जाएगा? 200 ग्राम, 2000 ग्राम तो ये हो गया आपका, 2000 ग्राम ये और 8 ग्राम ये, तो कुल कितना हो गया? 2000, 8 ग्राम ये हो गया कुल गुणा 100। इसको आगे हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा O2 का प्रतिशत। ठीक है, इसको दोबारा बता दूंगा। किसी भी अवयव का द्रव्यमान, अगर कहा गया है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो हम लोग देखेंगे कि सभी का द्रव्यमान एकदम से बराबर इकाई में होना चाहिए। ये नहीं कि ये कोई ग्राम में है तो कोई किलोग्राम में है, सबका ग्राम में होना चाहिए, तभी हल होगा, अन्यथा आपका कोई भी सवाल होगा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आयतन प्रतिशत, यहाँ क्या था आपका? द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ क्या है आपका? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत वही है, कैसे? अवयव का प्रतिशत आयतन, अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। वैसे ही है जैसे वो वाला था। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? बस इसमें क्या था कि हम लोग ग्राम में ले रहे थे, द्रव्यमान ले रहे थे। यहाँ पर हमको क्या लेना है? आयतन। ठीक है, सवाल से समझते हैं। जैसे दिया गया कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुलता है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सूत्र को देखेंगे, अवयव का प्रतिशत आयतन बराबर अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। तो विलयन का हमारा कुल आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से हमारा विलयन का कुल आयतन होता है 20 ml, तो हमारे पास एथेनॉल है प्लस, और 160 ml हमारे पास क्या है? जल।
तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कुल आयतन हम लोगों को मिल जाएगा 160 और 120 180 ml। 180 ml हमारे पास विलेन का कुल आयतन आ गया। अब हमसे क्या कहा गया निकालने को, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे एथेनॉल का आयतन प्रतिशत। अब सूत्र अवयव का आयतन एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल का आयतन हमको कितना दिया गया है 20 ml। तो हम लोग लिखेंगे 20 बटे विलेन का कुल आयतन। तो यहाँ से हमारा विलेन का कुल आयतन कितना हो गया था 20 160 180 और गुणा 100, ये कितना हो रहा है 180, ये गया ये हो गया, ये कितना हो गया ऊपर 100/9 प्रतिशत। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये 1.111 करके आता जाएगा इतना प्रतिशत। अगर यही हमसे कहा जाता कि विलियन एथेनॉल का आयतन प्रतिशत, अब अगर कहा जाए कि जल का निकालना होता तो जल के लिए क्या करेंगे, जल का प्रतिशत के लिए भाई जल का निकालना है तो जल का कितना हम लोगों को आयतन दिया गया 160, तो 160 बटे कुल कितना है 180 गुणा 100, तो ये गया हमारा 800/9%। ठीक। अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। अवयव का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान गुणा 100। एकदम सादा सूत्र है, न ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है। अब ये थोड़ा आपको मतलब परेशान नहीं करता है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, किस लिए, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर क्या देखना होता है हमको, जिसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना होता है, तो जिसका द्रव्यमान निकालना होता है उसका तो द्रव्यमान दिया होना चाहिए, और अगर विलयन का हमको पूरा आयतन चाहिए होता है, और फिर गुणा 100 तो हम करते ही हैं। सवाल से देखते हैं, जैसे द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। जनरली ये विलयन के विलय के लिए ही होता है। तो सवाल से देखते हैं, जब सवाल में क्या दिया है, 100 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है, विलयन का प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहा है कि 100 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, मतलब 100 ग्राम यूरिया आपकी जल में घोली जा रही है, तो आपका विलय क्या हो गया, यूरिया को जल में घोला है तो जल ज्यादा होगा, जल ज्यादा होगा तो विलायक होगा, विलायक के अलावा क्या बचेगा हम लोगों के पास विलयन में, यूरिया आपकी क्या हो जाएगी विलय। अब देखो सूत्र को देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन और गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ रहा है, विलयन का आयतन हमारा कितना आ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे विलयन की प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में कितना है 100, विलयन का आयतन कुल आयतन यहाँ दिया गया हमको कितना 500 ml दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 बटे 500 गुणा 100, तो हमारे पास कितना आ गया 20%। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है अब वो देखते हैं। जैसे मान लो हमको दिया गया 2% वेट बाई वॉल्यूम NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया 2% हमको वेट बाई वॉल्यूम NaCl है। ठीक है, NaCl विलयन है जिसमें NaCl 2% वेट बाई वॉल्यूम से है, 400 ml का है, तो हमसे पूछा गया कि NaCl की कितनी आवश्यकता होगी। जैसे हमको दिया क्या गया, ऐसे देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमको दिया है 2%, विलयन 400 ml विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पूछा है
तो यहाँ पर हमारा NaCl विलेय पदार्थ है, तो NaCl कितना होगा यही पूछा है। तो हम लोग सूत्र देखें। सूत्र में क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो आप सूत्र में देखते हैं, प्रतिशत आयतन हमारे पास कितना है, 2, द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत 2% बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान NaCl का हमें चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे NaCl, आगे कर देंगे m मास, m द्रव्यमान को दर्शाता है कि द्रव्यमान NaCl का, बटे विलयन का आयतन हमको दिया कितना, 400% गुणा 100। अब अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास NaCl का आ रहा है कितना, 400 से 100 कटा है, 4 दूनी 8। तो हमारे पास NaCl का कितना मास आ गया, द्रव्यमान आ गया, द्रव्यमान यहाँ यूनिट जरूर लिखनी है, कितना आपको चाहिए कितना नहीं चाहिए, 8 ग्राम। समझ में आया बच्चा लोग। अब बढ़ते हैं आगे, उससे पहले एक बार फिर से बता दूं, द्रव्यमान प्रतिशत अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन में उपस्थित द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। आयतन का प्रतिशत अवयव का आयतन बटे विलयन का कुल आयतन गुणा 100। ये सीधा आपका परसेंटेज है। जैसे हम लोग पेपर दे के आते हैं, पेपर में नंबर कितने आए, कुल नंबर कितने हैं, प्राप्त कितने हुए, भाग दो, फिर 100 से गुणा करो, हमारा प्रतिशत आ जाता है कितने परसेंट बना। वही सेम तरीका यहाँ भी है, कुल हमने कितना किया है दिया कितना है, सब कुल कितना है, भाग करो, 100 से आ जाएगा आपका। अब इतना हो गया। इसको बता दूं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमेशा विलेय के लिए ही निकाला जाएगा, यही आपके सिलेबस में भी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक आती है नई चीज, पार्ट्स प्रति मिलियन। हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, प्रतिशत निकाल रहे थे। प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पार्ट्स प्रति 100 या पार्ट्स प्रति सैकड़ा। 100 के लिए हम लोग देखते हैं इसमें कि 100 ग्राम में 100% है, तो 100%, इसको 100 ग्राम ले लो, 100 किलो ले लो, जो इच्छा वो ले लो, यही वो भी है। पार्ट्स प्रति मतलब अवयवों के भागों की कुल संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या गुणा 10⁶। मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन हम लोग देखेंगे कि अवयव के कितने भाग हैं उसमें। भाग मतलब हमको कोई विलयन दिया तो उसमें हम लोग देखेंगे विलेय कितना है, विलेय के कितने भाग हैं, बटे विलयन में सब कुल मिला के कितने उपस्थित हो रहे हैं भाग। फिर हमको प्रति मिलियन निकालना है, तो प्रति मिलियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁶ से गुणा कर देंगे। इस सूत्र को याद कर लो। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता है, ये बस आपको कंसंट्रेशन के लिए, सांद्रता के लिए बताया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र याद रखना, जैसे हमने ये सवाल किए थे ऐसे ही एक दिया जाएगा। इसमें क्या कहा है, आपको दे दिया जाएगा कि 100 यूरिया के भाग 8000 भाग में घोले गए, पानी के 8000 भाग में घोले गए, उपस्थित अवयव की संख्या है। तो वहां से हम लोग यूरिया के पानी के जोड़ लेंगे, कितने हो गए। अब हमें यूरिया का निकालना है, तो यूरिया के अवयव के भागों की संख्या ऊपर रखेंगे, उसके नीचे हम लोग विलयन के अवयवों की रख लेंगे, फिर 10⁶ से गुणा कर देंगे। अब आगे आता है आपका मोल अंश। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आता है तो सोल्यूशन का आपका आगे जो कुछ भी है वो आपको लगता है, या मतलब लगता नहीं है, वैसे इसका बहुत यूज होता है। इसमें आपका अप्रोक्सीमेशन भी बहुत आता है कि हम लोग जो कि अगर इतना है तो हम लोग इसमें से कितना घटा जोड़ सकते हैं, या फिर किस चीज को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो वही है, इसका एक सूत्र होता है कि अवयव का मूल अंश बराबर अवयव के मूलों की संख्या बटे सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या। मतलब जैसे हमको कहा जाए कि कोई ए है और बी है, ए बी को मिलाकर हमने एक द्रव्य बनाया, एक ए की मूलों की संख्या एन है, एन ए है, और बी के मूलों की संख्या एन बी है। तो मोल हमें निकालने हैं, तो उसका सूत्र है कि अवयव का मूल अंश बराबर अवयव के मूल की संख्या। जिस अवयव का हमें मूल अंश निकालना है, ध्यान दीजिए कि हमें जिस अवयव का मूल अंश निकालना है उस अवयव के मूलों की संख्या ऊपर रखेंगे,
उसके बटे में हमारे पास जितना भी अवयव के मोल बचे हैं, अवयव के और उसके अलावा विलयन के, सबको जोड़ के लिख देंगे नीचे। अब मोल, अब बात आती है मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने का एक सूत्र है कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। जैसे हमसे कहा जाए कि 8 ग्राम O2 का मोल निकालिए, 8 ग्राम O2 का कितना मोल है। इसके लिए क्या सूत्र, दिया गया द्रव्यमान हमको कितना दिया गया 8 बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान O2 का कितना होता है, हमको पता है कि O का 16 ग्राम होता है मोलर द्रव्यमान। यहाँ O2 है, यहाँ 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो O2 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, तो कितना 32 ग्राम है, तो 8 बटे 32 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका 8 चौको 1/4, 1/4 हो गया, तो इसको लिख लेंगे 0.25। ठीक है, तो 0.5 मोल हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसका एक छोटा सा सूत्र दिया कि एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव ए और बी हैं जिनके मोलों की संख्या क्रमशः एन ए और एन बी है। यदि इनके मोल अंश क्रमशः एक्स ए और एक्स बी हों तो, मतलब हमें दो अवयव हैं, एक द्विअंगी मिश्रण है। द्विअंगी मतलब जिसमें दो चीजें होंगी तो वो द्विअंगी है, तीन होंगी तो त्रिअंगी, और मतलब 4 हो जाए तो चतुर, पंचम, षष्ठ, अष्टम, ऐसे आगे बढ़ता है। एक द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव हैं ए और बी जिनके मोलों की संख्या, ए अवयव है उसके मोलों की संख्या एन ए है, बी अवयव है उसके मोलों की संख्या एन बी है। यदि उनके मोल अंश क्रमशः एक्स ए और एक्स बी हों तो एक्स ए एन ए एक्स बी एन बी, तो इन दोनों का कितना होगा। तो हमको सूत्र पता है, सूत्र में क्या दिया गया है कि एक्स ए के मोल, हमें जिसका भी अवयव निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, अवयव के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों की कुल मोलों की संख्या। यही सूत्र है, एक्स ए का निकालना है, एक्स ए मतलब अवयव का मोलांश, ए अवयव का मोलांश निकालना है, उसके लिए हम क्या है, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के कितने हैं मोल, ए अवयव के मोल कितने दिए एन ए बटे, अब सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, ए और बी अवयव है, इन दोनों को मिला के कितना मोल बन गया एन ए प्लस एन बी, एक्स बी एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। सवाल से देखते हैं, जैसे दिया गया कि 36 ग्राम जल, 26 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल है, मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ 3 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए तो हम तीनों को जोड़ लेंगे, 4 दे दिए जाते तो चारों को जोड़ लेते, 2 दिए जाते तो 2 को जोड़ लेते। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, तो हम लोग पहले जल के मोल निकालते हैं। मोल सबसे पहले हम लोग निकालते हैं H2O के, तो H2O का कितना हो गया, N लिखते हैं, N से दर्शाते हैं मोल को, तो NH2O बराबर क्या है, मूल का दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर का द्रव्यमान, दिया कितना दिया गया 36, और H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है पता होना चाहिए। H2O का यहाँ दिख रहा है, H2O हाइड्रोजन का कितना मान होता है, एक द्रव्यमान होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन कितना एक है, एक ऑक्सीजन कितना हो 16, कितना हो गया 18, तो ये हो जाएगा 18, तो यहाँ कट के यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ से हमारे पास NH2O कितना आ गया 2। अब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है, 46 ग्राम। अब बात आती है कि भाई एथिल अल्कोहल क्या होता है, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल क्या होता है। यहाँ पर मैं इसका एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख देता हूँ, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है। आगे मैं कार्बनिक रासायनिक या फिर जिसको कह लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कैसे लिखते हैं, मतलब पढ़ेंगे ही हम लोग, बस अभी आपको याद होना चाहिए कि एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो इसका हमें कितना द्रव्यमान दिया गया 46। अब एथिल अल्कोहल का कितना होता है निकाल लो, कार्बन 2 है तो 2 गुणा, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस 5 H2 है 5, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, प्लस 6 हाइड्रोजन, कुल 5 ये और 1 ये, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जो 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया ये यार 24 33 46 हो गया ये। तो भाई है
दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान 46 आ गया। यहाँ तो भाई फायदा हो गया हमको, कैलकुलेशन भी कम हो। दोबारा बता देता हूँ, वीडियो बंद हो गया था। तो C2H5 2 गुणा कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का कितना द्रव्यमान होता है 12, 2 है तो 2 से गुणा, 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 हाइड्रोजन से गुणा, ऑक्सीजन एक ही है तो एक का गुणा 16, तो सब मिला के ये हो गया 46, तो CH2H का इतना हो गया। अब है कितना 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल क्या होता है, देखो मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है NCH3OH। ऐसे इसका निकल जाएगा, कार्बन एक है तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 हैं तो 4 गुणा ये, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 16 ये कितना हो गया आपका 32 ग्राम हो गया कुल मिलाकर इसका मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया 32, मोलर कितना है 32, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, हमारे पास अब मोल हम लोग को पता लग गए कि जल के मोल 2 हैं, एथिल अल्कोहल के मोल कितना 1 है, मेथिल अल्कोहल का भी मोल कितना 1 है। अब देखो क्या गया, प्रत्येक का मोल अंश निकालिए, तो मैं 1 का निकाले दे रहा हूँ, बाकी का आप लोग खुद निकालिए। मान लो मैं जल का निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा X, जल का सूत्र क्या होता है H2O बराबर क्या दिया, अवयव के मोल अंश बराबर अवयव के मोलों की संख्या, तो अवयव कौन सा हमारा N, तो यहाँ क्या हो जाएगा NH2O बटे कुल मोलों की संख्या। तो हमारे पास कितने हैं, यहाँ A भी दिया गया, अगर 2 होते, अगर हम लोग निकालना होता कि जल और एथिल अल्कोहल ही है तो जल और एथिल अल्कोहल को लिख लेते, तो यहाँ से कितना लिख लेते हैं हम लोग NH2O प्लस NC2H5OH। बट हमारे पास यहाँ 3 दिए गए हैं तो हम लोग यहाँ एक और बढ़ा लेंगे, जितना दिया हो बाकी के नीचे सब ले आएंगे। यहाँ पर हो गया हमारा CH3OH। ठीक है, अब यहाँ इनका मान रख दो कितना क्या चीज है, आपका मोल अंश आ जाएगा NH2O कितना है हमारे पास 2, फिर बट्टे अब यहाँ NH2O कितना 2, NC2H5OH 1, NCH3OH 1, तो ये हमारा टोटल हो जाता है XH2O बराबर 2/4 या 1/2 कह लो या 0.5 कह लो, उत्तर हो गया। ऐसे ही अगर जब हम लोग निकालेंगे XC2H5OH का, तो यहाँ क्या हो जाएगा X दिया गया अवयव के मोलों की संख्या बटे यहाँ X अवयव कौन सा है C2H5OH, तो इसके मोलों की संख्या N C2H5OH बटे कुल मोलों की संख्या, तो यहाँ NH2O NC2H5OH प्लस N CH3OH। ठीक है, समझ आया, यहाँ मान रखे। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग मेथिल अल्कोहल का और एथिल अल्कोहल का खुद से निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और हम लोगों का नया टर्म ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मोलरता। मोलरता ये आपका बहुत यूज होने वाला है इस वाले चैप्टर में। मोलरता 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर कह लो कुछ भी, विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में कितने मोल विलेय घुल रहा है। जैसे हमने शरबत लिया तो शरबत में पानी हमारा कितना 1 लीटर था, तो 1 लीटर पानी में हमारा कितना वो घुल रहा है, चीनी चीनी के कितने मोल घुल रहे हैं, तो जितने मोल घुल रहे होंगे वही होगा। इसको सूत्र बना देते हैं मोलरता का, विलेय के मोल, विलेय के कितने मोल हैं बटे विलयन का लीटर में आयतन बटे विलयन का जितना भी हमारे पास विलयन है वो लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना। एक सवाल देखते हैं, जैसे उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 2 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। कहने का मतलब है कि 2 ग्राम हमारा जो NaOH है वो 50 ml विलयन में घुल रहा है। अब यहाँ पर आपको इकाई का बहुत ध्यान देना है, यहाँ 2 ग्राम है, यहाँ कितना दिया गया है 450 ml, तो आपका ये 2 ग्राम 450 ml में घुल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विलेय के मोल निकालेंगे। 2 ग्राम NaOH 450 ml में घुल रहा है, तो यहाँ से हमको स्पष्ट समझ में आता है कि 450 ml दिया गया है, तो ये 450 ml हमारा विलायक हो जाएगा और ये 2 ग्राम NaOH होगा, ये हमारा विलेय हो जाएगा। तो विलेय के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले विलेय के मोल,
तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, विलेय के मोल। तो यहाँ से हमारे विलेय के मोल कितने होते हैं, मोल निकालना मैं सिखाया था कि दिया गया द्रव्यमान बते मोलर द्रव्यमान। हमको कितना द्रव्यमान दिया गया, 2, तो 2 लिख लिया हमने। और मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है वो निकालते हैं। चलिए, NaOH याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल लो, निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं है। Na है, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा 23, 24, 30, 40। ठीक है, ये सब आपको मतलब आपकी जो आवर्त सारणी होती है जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें आपको कम से कम 1 से लेके 18 तक के परमाणु अंक नंबर जो दिए रहे हैं, मतलब कैल्शियम तक, हाँ कैल्शियम 40 तक आता, 20-22 तक आता है कैल्शियम तक आपको जितने भी आपके दिए गए हैं उनका सबका आपको द्रव्यमान पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो उसको याद कर लीजिए, अन्यथा ये इस टाइप के सवाल में आप लोग उलझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये Na और OH का खुद का द्रव्यमान नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन का क्या द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का क्या द्रव्यमान है, तब तक आपसे ये सवाल कुछ नहीं होगा। तो देखिए NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 40, तो विलेय के मोल यहाँ जैसा लिखा है, मोल दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, हमको 2 ग्राम दिया है, ये 40 ग्राम होता है, तो 40 से हम लोग भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 1/20। ठीक है, अब क्या बोला है, विलियन का लीटर में आयतन। हमारे पास विलियन किस में, ml में दिया है, तो हमको इस लीटर में करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विलियन का आयतन लीटर में, और लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ml को लीटर, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो वही करेंगे, 450 में 1000 से भाग दे देंगे। अब 1000 से भाग देंगे तो ये कट गया, चाहो तो और काट लो 5 से, तो ये हो जाएगा आपका इतना 5 निम्मा 45, 5 10 0 20। ठीक है, अब देखो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलियन का लीटर में आयतन। विलेय के मोल हमको कितना दिया गया 1/20 आया, तो हम लोग लिखेंगे 1/20 बटे विलियन का लीटर में आयतन। विलियन का आयतन हमने लीटर में बदला है, 9/20 याद है आपका 9/20। ठीक है, 20 से 20 हमारा कट रहा है, या फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 से 20 हमारे कट गए, तो मोलरता हमारी कितनी आ गई 1/9। ठीक है, अब इसको आप लोग चाहें तो हल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, आपको नंबर मिलेंगे। इतना आपका हो गया, इतना हो गया, चाहे इतना लिख लो। आगे आप चाहो तो आप लोग एक चीज और मतलब लिखनी ही है, इसकी इकाई मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब, इसको लिख लो, या फिर क्या लिख लो 1/9 मोल प्रति लीटर, चाहे डेसीमीटर क्यूब में लिख लो, क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब, या मोल प्रति लीटर लिख लो, जो आपको सरल पड़े वो लिख लीजिए। ठीक है, मोलरता तो यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, मोलरता के बाद एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं मोललता। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है मोलरता, यहाँ क्या है मोललता, यहाँ रा है, यहाँ ला है। ठीक है, अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं, बस यही अंतर है, यहाँ विलेन का लीटर में आयतन ले रहे थे, यहाँ पर क्या होगा किलोग्राम में द्रव्यमान ले रहे होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बते विलेन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान था, यहाँ आयतन था, यहाँ क्या है, यहाँ मोल है और नीचे किलोग्राम में है। जैसे मोललता का सूत्र क्या दिया गया है, विलेय के मोल बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। परिभाषा क्या, मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ये मैं 2 बार लिख दिया हूँ, विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जा रही है। मतलब 1 किलोग्राम
विलायक में हमारे कितने मोल मिले हैं। जैसे पानी हम लोग लीटर में ले रहे थे, वहां पानी लीटर में ना लेके किलोग्राम में ले लें। जैसे हम लोग पानी का अलग से वेट कर लें, वहां पर देख लें कितने किलोग्राम पानी हो रहा है। जैसे मान लो 5 किलोग्राम पानी लिया, 5 किलोग्राम में हमने शरबत बनाने के लिए 1 किलो चीनी घोल दी, तो 5 किलोग्राम पानी में 1 किलो चीनी घोल दी, तो 1 किलोग्राम पानी में कितनी चीनी घुलेगी, समझ लो। 5 किलोग्राम में जितनी घुल गई वो तो घुल गई, तो उस 5 किलोग्राम में जब जितनी चीनी घुली है, मान लो 5 किलोग्राम में 5 किलो घुल गई चीनी, 5 किलो तो बराबर 5 किलोग्राम में 500 ग्राम चीनी घुल गई, तो 5 किलोग्राम में आपकी कितनी 500 ग्राम घुल रही है, तो 1 किलोग्राम में आपकी कितने ग्राम घुलेगी, तो 1 किलोग्राम में कितनी घुल जाएगी 100 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में आपकी 100 ग्राम चीनी घुल रही है। तो हम यहाँ से मोललता कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम चीनी। अगर वही हम मोल ले लें, जैसे 5 किलोग्राम पानी में चीनी 5 मोल घुल रही है, ठीक है, 1 किलोग्राम में कितनी घुलेगी 1 मोल। इसीलिए ये सूत्र बना मोललता विलेय के मोल बटे विलायक का मोल किलोग्राम में, इसीलिए किलोग्राम में यहाँ पर रखा गया है। चलिए एक सवाल करते हैं। जैसे दिया गया 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको बेंजीन दिया है, बेंजीन को आपको पता होना चाहिए, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, बेंजीन रिंग भी बोलते हैं कहीं कहीं। इसका आपको सूत्र वगैरह पूरा पता होना चाहिए कि कितना है क्या है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, तो सबसे पहले क्या करना है, विलेय के मोल बटे विलायक का मोल किलोग्राम में। अब देखो एथेनोइक अम्ल है कितना 2.5 ग्राम, और विलायक आपका कितना 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात की, तो 75 ग्राम बेंजीन है तो ये क्या हो गया आपका विलायक, और यहाँ पर एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा आपका विलेय। तो उसके लिए हमें क्या ढूंढना है, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, विलेय के मोल। अब मोल निकालने का सूत्र मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमको कितना द्रव्यमान दिया गया 2.5 ग्राम, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 2.5 ग्राम बटे, अब एथेनोइक अम्ल दिया गया CH3COOH। अब CH3COOH का हमें सबसे पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होगा कि इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हमको, निकाल दें। क्या लिखा है CH3COOH। कार्बन कितने दो हैं, एक कार्बन का कितना मोलर द्रव्यमान होता है 12, तो 2 है, 2 कार्बन है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 12। ये तो हमने कार्बन का जोड़ लिया द्रव्यमान कितना। हाइड्रोजन कितने हैं 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितने 4 हो गए। एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ 3 दिए गए हैं, तो 3 4 दिए हैं, 4 का गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1 हो जाएगा आपका। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यहाँ 16 हो गया। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 24 प्लस 4 प्लस 32। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 60 हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग यहाँ रख देते हैं 60। सूत्र में यहाँ आ गया आपका दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ हमको कितना दिया गया था 2.5 ग्राम हमको दिया गया था, 2.5 बटे 60। 60 क्या है इसका मोलर द्रव्यमान है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये दशमलव हटाया तो 0 यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5/120। आगे इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब सूत्र को देखते हैं। मोललता का सूत्र क्या था, विलेय के मोल बटे विलायक का मोल, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो यहाँ हमारा विलायक किस में दिया गया है ग्राम में, तो हमको विलायक को भी किलोग्राम में बदलना होगा। तो विलायक को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या किया 1000 से भाग किया था, तो यहाँ किस ग्राम में दिया गया। तो अब इस 75 ग्राम को किलो में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे विलायक किलोग्राम में बराबर कितना दिया गया 75, भाग कर देंगे कितने से 1000 से, 1000 से। तो अब 1000 से जब भाग करेंगे ना इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा, निकालेंगे नहीं, यहीं इसको रख लेते हैं इजी पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे मोललता,
मोलरता के लिए क्या था, विलेय के मोल। विलेय के मोल हमारे कितने आए हैं, 5/120। तो यहाँ से लिखेंगे 5/120 बटे विलायक का मोल किलोग्राम में 75/1000। ये कितना हो जा रहा है हमारा, 5/120 गुणा 1000/75। सही है। तो अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। और कितना आ गया आपका, 5/9। तो यहाँ पर हमारी मोलरता कितनी होगी, 5/2 मोल। इसमें हम मोल देख रहे थे लीटर में, तो इसकी इकाई क्या होती रही थी, मोल प्रति लीटर। समझ रहे हो, यहाँ मोल प्रति लीटर हो रही थी, यहाँ पर इकाई क्या होनी चाहिए, आप लोग खुद ही देखो, बताओ क्या होगी, सोच लिया। तो यहाँ पर क्या था, किलोग्राम, तो किलोग्राम था तो मोल प्रति केजी। समझ में आया। अगर ये समझ में मतलब वीडियो में अगर मतलब आ गया होगा, अगर ना आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि XH2O हमें पानी का निकालना था, तो उसके लिए सूत्र में हम लोग रख रहे हैं दिया गया द्रव्यमान अवयवों के मोलों की संख्या बटे सभी अवयवों की मोलों की संख्या। तो यहाँ मैंने पानी का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पानी के मोल की संख्या बटे कुल मोल कितने हो रहे थे हमारे, सभी मोलों की संख्या। तो NH2O NC2H5OH प्लस NCH3OH, इन सबको जोड़ूंगा तो 2 इनका मान रखा है, तो ये आया है। ऐसे ही आप C2H5OH का निकालिए। ऐसे ही आप लोग घर का काम है कि ये मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मैं छोड़ दिया हूँ, इन दोनों का आप लोग खुद से निकालिए और करिए। नोट्स की टेंशन मत लीजिए, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से ये नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अभी ये कुछ होंगे, लास्ट जो वीडियो होगा लेक्चर का उसमें मैं सभी नोट्स एक साथ अपलोड कर दूंगा। आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और आगे ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए अच्छे से।